कि मुझे नहीं पता कि ये कहां से आया, लिहाजा गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। या तुम्हें भी नहीं पता कहां से आया, इसलिए गॉड डजंट एग्जिस्ट। साइंस कैन नॉट डिसअप्रूव गॉड बिकॉज यू हैव नॉट प्रूव्ड इट येट। मैंने आज सुबह एक ऑरेंज घोड़ा देखा जिसके सिर पे पूंछ लगी हुई थी और पूंछ की जगह उसके सींग लगे हुए थे। करो डिसअप्रूव। चलते चलते आपके सामने अचानक आपने देखा एक पिंक कलर की बॉल पड़ी हुई है। आइसोलेटेड आइलैंड पर पिंक कलर की बॉल पड़ी हुई है। ये कौन सा सिंपल सिनेरियो? गॉड ऑफ गैप्स भी नहीं, गैप्स में ही है गॉड और कहीं हो ही नहीं सकता। हम किसी के सामने अकाउंटेबल नहीं है, किसी के सामने भी नहीं। कौन सा ऐसा आस्तिक है जो ऐसे नेसेसरी बीइंग की पूजा करेगा? अगर आप जीत भी गए डिबेट में तो आप जीते क्या हो? अभी थोड़े दिन पहले लल्लन टॉप चैनल पर एक डिबेट आई, डज गॉड एग्जिस्ट? क्या ईश्वर की कोई सत्ता है? टिपिकल थीस्ट और एथीस्ट टाइप डिबेट। और अगर आपने ये डिबेट नहीं देखी है तो मैं बता देता हूँ कि इसमें एक साइड है मुफ्ती साहब जो कह रहे हैं यस गॉड एग्जिस्ट, और दूसरी साइड है जावेद अख्तर साहब जो कह रहे हैं ऑब्वियसली गॉड डजंट एग्जिस्ट। अब जो ये इस टाइप की जो भी डिबेट्स मैंने देखी हैं उसमें लगभग यही होता है कि जो भी गॉड को मानने वाला आर्ग्यूमेंट्स देता है, गॉड को ना मानने वाला वो आर्ग्यूमेंट्स आसानी से काउंटर कर लेता है। पर इस डिबेट में ये नहीं देखने को मिला। इस डिबेट में मुफ्ती साहब ने बहुत सारे ऐसे आर्ग्यूमेंट्स दिए जो जावेद अख्तर साहब ने काउंटर नहीं किए। कोई बात नहीं, अब कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मुफ्ती साहब के उन सारे आर्ग्यूमेंट से जो उन्होंने दिए और देखते हैं कि उनमें कितना दम है। लेट्स स्टार्ट। तो ये ओके, अब उनकी स्पीच स्टार्ट हो रही है जिसमें वो गॉड के फेवर में आर्ग्यूमेंट्स देंगे। लेट्स स्टार्ट। तमाम तारीफें उस क्रिएटर के लिए जिसने इस यूनिवर्स को एक मकसद के तहत पैदा किया है। व्हाट? क्रिएटर, मकसद, और उसकी तारीफ भी कर दी। कोई भी आर्गुमेंट देने से पहले ही कंक्लूजन सुना दिया। टिपिकल थीस टाइप बिहेवियर। कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं। रिस्पेक्टेड जनाब जावेद अख्तर साहब, मिस्टर सौरभ द्विवेदी, आज की डिबेट में चूंकि हम बात करने वाले हैं डज गॉड एग्जिस्ट के टॉपिक पर, तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके मुताल्लिक कोई भी डिसीजन लेने के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं। लिहाजा डिबेट के शुरू में ये ज़रूरी है कि हम ये जान लें कि आज के इस टॉपिक में कौन सा स्टैंडर्ड सही होगा और कौन सा गलत होगा। नाइस, या स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं। ग्रेट। सबसे पहला स्टैंडर्ड जिसे मैं समझता हूं कि हमारे रिस्पेक्टेड जनाब जावेद अख्तर साहब बड़ी तेजी के साथ उसकी तरफ लपकेंगे, वो है साइंस। जबकि साइंस दर हकीकत खुदा के एग्जिस्टेंस को डायरेक्टली साबित करने या उसके एग्जिस्टेंस को डिनाई करने के लिए स्टैंडर्ड नहीं बन सकती। और उसकी वजह क्या है, ये मैं नहीं कह रहा, ये वो लोग कह रहे हैं जो साइंस के एक्सपर्ट्स हैं। नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस कहती है साइंस डजंट हैव द प्रोसेसेस टू प्रूव और डिसप्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। Obviously, science cannot disapprove God because you have not proved it yet. डिसअप्रूव तो तब करेंगे ना जब आप प्रूव करोगे पहले। कोई भी फिक्शनल स्टोरी को नॉन एग्जिस्टेंट कैसे प्रूव कर सकते हैं? कर ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है। मैं एग्जांपल देता हूं। मैंने आज सुबह एक ऑरेंज घोड़ा देखा जिसके सिर पे पूंछ लगी हुई थी और पूंछ की जगह उसके सींग लगे हुए थे। करो डिसअप्रूव। कैसे करोगे? मुझे प्रूव करना पड़ेगा ना। तो साइंस छोड़ो, कोई भी आपके गॉड को डिसअप्रूव नहीं कर सकता क्योंकि आपने अभी तक अपना गॉड प्रूव ही नहीं किया है। नाइस। वाई? क्योंकि साइंस का ताल्लुक एम्पेरिकल एविडेंस से है और एम्पेरिकल एविडेंसेस का ताल्लुक हमारे नेचुरल और फिजिकल वर्ल्ड से है, जबकि गॉड नॉन फिजिकल और सुपर नेचुरल रियलिटी है।
साइंस ये कब से कहने लग गया कि गॉड नॉन फिजिकल और सुपर नेचुरल रियलिटी है? अभी तो आपने कहा कि साइंस सिर्फ नेचर के बारे में बात करता है, तो साइंस ये थोड़ी ना कह देगा कि गॉड सुपर नेचुरल रियलिटी है। हाँ, पर आप अपने गॉड को जरूर सुपर नेचुरल में ही बिठाएंगे। नेचर में बिठाएंगे तो साइंस टांग पकड़ लेगा आपकी। तो आपको कहना पड़ेगा गॉड सुपर नेचुरल है। और अगर आप अपने गॉड को सुपर नेचुरल ही रखो तो इसमें मुझे या साइंस को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। खेले जाओ सुपर नेचुरल। दिक्कत तब आती है जब आप अपने सुपर नेचुरल गॉड को यूज करते हो नेचुरल लॉज डिफाइन करने के लिए। आप पहले तो गॉड को सुपर नेचुरल की साइड ले जाओगे ताकि साइंस बीच में अड़े ना, और एक बार उसको प्रूव कर दिया तो बाद में उसको नेचुरल लॉज को डिफाइन करने में लगा दोगे। एक बार अगर गॉड प्रूव हो गया तो इवोल्यूशन गया भाड़ में, बिग बैंग गया भाड़ में, सारे साइंटिफिक कंसेप्ट्स गए भाड़ में। तो जब ट्रिक है वो फिर कहते हैं बीच में साइंस मत अड़ाओ। चलिए मान लेते हैं इस डिबेट के लिए साइंस यूज नहीं करेंगे। लेट्स कंटिन्यू। लिहाजा नॉन फिजिकल रियलिटी को आप उस टूल के साथ नहीं चेक कर सकते जिसका काम फिजिकल रियलिटी को तलाश करना है। लिहाजा आज इस डिबेट में गॉड की एग्जिस्टेंस को साबित करने या उसे डिनाई करने में साइंटिफिक एविडेंस को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। नहीं करेंगे भाई, नहीं करेंगे। आगे चलो, नहीं करेंगे। दूसरा स्टैंडर्ड हो सकता है रेविलेशन, कि रेविलेशन के जरिए हम ये साबित करें कि गॉड एग्जिस्ट करता है या नहीं। लेकिन ये स्टैंडर्ड भी आज इररेलेवेंट है। क्यों? क्योंकि रेविलेशन मेरे नजदीक सोर्स ऑफ नॉलेज है, वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं है, बट ये रिजेक्ट ही कर रहे हैं तो कोई बात नहीं। लेट्स कंटिन्यू। है, लेकिन हमारे जावेद अख्तर साहब के नजदीक ये वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं है। लिहाजा आज की डिबेट में मैं एक भी एविडेंस किसी भी मजहबी स्क्रिप्चर से नहीं दूंगा। नाइस नाइस, ये अच्छा है, क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि गॉड को मानने वाले ये कहते हैं कि गॉड एग्जिस्ट करता है क्योंकि हमारी इस किताब में लिखा है। और अगर मैं ये पूछूं कि ये किताब सोर्स ऑफ नॉलेज कैसे आई, इस किताब की ऑथेंटिसिटी क्या है, तो लोग बोलते हैं वो भी इसी किताब ने लिखा है। ठीक है, ऐसे तो मैं भी एक पन्ने पे कुछ भी लिख सकता हूँ कि ये पन्ना ही अल्टीमेट है, तो क्या वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ नॉलेज हो जाएगा? किताब अपनी ही ऑथेंटिसिटी कैसे प्रूव कर सकती है? तो ये अच्छा है कि इस डिबेट में कम से कम ऐसे आर्गुमेंट्स नहीं होंगे। थैंक यू। नाइस। ताकि जावेद अख्तर साहब के लिए वो अनएक्सेप्टेबल ना हो। तीसरा जो मेयार हो सकता है वो है ऑब्जर्वेशन, कि भाई कोई कहे कि हमें खुदा दिखाओ, अगर है तो दिखाओ, दिखाओ, पर ये नहीं मानेंगे, ये नहीं मानेंगे। या ये कि खुदा के एग्जिस्टेंस पर एम्पेरिकल एविडेंस दो, तो ये है दर हकीकत गलत टूल का इस्तेमाल करना। ये ऐसा ही है कि इस पॉइंट को याद रखना। ये कह रहे हैं कि हमारी एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन प्रूफ या डिसअप्रूव दोनों चीजों के लिए ही यूज नहीं हो सकते। इस पॉइंट को याद रखना, ये बाद में काम आएगा। जावेद साहब मुझसे ये मुतालबा करें कि मुफ्ती साहब आप मेटल डिटेक्टर के जरिए प्लास्टिक डिटेक्ट करके दिखाएं। ये एग्जाम्पल भी काम आएगा, याद रखना, इसको याद रखना। अब चूंकि प्लास्टिक डिटेक्ट नहीं हो पा रही है लिहाजा प्लास्टिक डज नॉट एग्जिस्ट। नो, यू आर यूजिंग द रॉन्ग टूल। इस टूल से प्लास्टिक को डिटेक्ट नहीं किया जाता। लिहाजा मैं समझता हूं कि मेरी समझ के बाहर है कि इन्होंने कैसे डिटेक्ट किया है। ये भी प्लास्टिक डिटेक्टर थोड़ी ना है, ये भी मेटल डिटेक्टर ही है। और कोई प्लास्टिक डिटेक्टर आ भी गया तो भी ये कैसे पता करेंगे कि वो प्लास्टिक डिटेक्टर है, क्योंकि इन्हें तो सिर्फ मेटल ही पता चलता है ना। पर कोई नहीं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, इसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, बट इसको याद रखना, ये काम आएगा। गॉड के एग्जिस्टेंस पर एम्पेरिकल एविडेंस का मुतालबा करना एक बचकाना मुतालबा है, और हमारे रिस्पेक्टेड ये बचकाना मुतालबा या जो भी है ये है, प्लीज लर्न इट। जनाब जावेद अख्तर साहब इस स्टेज से अब बहुत आगे निकल चुके हैं। अब बचता है एक ही स्टैंडर्ड, और वो स्टैंडर्ड है अक्ल, लॉजिक। पहली बार किसी थीस्ट से सुन रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ लॉजिक का यूज करेंगे। नाइस नाइस। रीजनिंग। और यही वो स्टैंडर्ड है जिसके तहत गॉड की एग्जिस्टेंस को साबित किया जाएगा या गॉड की एग्जिस्टेंस को डिनाई किया जाएगा। लेकिन चूंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव टॉपिक है,
सेंसिटिव जो मानता ही नहीं है उसके लिए कैसे होगा? हाँ, इनके लिए है क्योंकि ये मानते हैं। ओके, लेट्स कंटिन्यू। इसलिए लॉजिकल आर्ग्यूमेंट भी ऐसा होना चाहिए जो डेफिनेटिव हो, इनडेफिनेटिव ना हो, डेफिनेटिव हो। जो 2 और 2 नाइस। 4 की तरह बिल्कुल वाजे हो, जिसे लॉजिकली रिजेक्ट करना पॉसिबल नहीं हो। फॉर डेफिनेटिव हो। एग्जाम्पल हम कहें, ओके, एग्जांपल देंगे। ओके ओके, ये तो पता है यार, डेफिनेटिव आर्गुमेंट क्या होता है। ओके, लेट्स कंटिन्यू। हमारे सौरभ साहब भी कौन, ये 2 और 2 की तरह आज हमारे जावेद तो अब देखते हैं कि इनका डेफिनेटिव आर्गुमेंट गॉड को लेकर है क्या। लेट्स अख्तर साहब ऐसी कोई अकली दलील और लॉजिकल एविडेंस दें खुदा के ना होने पर जो डेफिनेट भी हो, तो मैं ये ऐलान करता हूं कि यकीनन मैं उस एविडेंस को कबूल करूंगा और उस पर गौर करूंगा। लेकिन साथ में ये भी ऐलान कर देता हूं प्रिडिक्शन के तौर पर कि ऐसा कोई डेफिनेट आर्गुमेंट कोई नहीं पेश कर सकता, दिया ही नहीं जा सकता, क्योंकि इन्होंने अभी तो गॉड को प्रूव किया ही नहीं है। डेफिनेट आर्गुमेंट कैसे देंगे डिसअप्रूव करने के लिए? ओके, लेट्स कंटिन्यू। दलील हम देंगे और डेफिनेटिव दलील देंगे, लॉजिकल दलील देंगे, ऐसी दलील देंगे जो एंटायर एथिस्टिक वर्ल्ड उसे रेफ्यूट नहीं कर सकती। चलें, Okay, अब let's हम एक continue. एग्जाम्पल सोचते हैं, एक सिनेरियो। अब इनका डेफिनेटिव आर्गुमेंट सुनते हैं जिसको एंटायर एथिस्टिक वर्ल्ड रिफ्यूज नहीं कर सकता, एंड आई एम ऑल्सो द पार्ट ऑफ दैट वर्ल्ड। लेट्स कंटिन्यू। सिंपल सिनेरियो, तमाम ऑडियंस सिंपल सिनेरियो तमाम ऑडियंस के लिए एक सिंपल सिनेरियो। से गुजारिश है, हम और आप एक आइसोलेटेड आइलैंड पर हैं। मुफ्ती साहब, सिंपल सिनेरियो। चलिए। ऐसा आइलैंड जहां पे हमसे पहले कोई कभी नहीं गया। सिंपल सिनेरियो। चलते चलते आपके सामने अचानक आपने देखा एक पिंक कलर की बॉल पड़ी हुई है। एक आइसोलेटेड आइलैंड पर पिंक कलर की बॉल पड़ी हुई है। ये कौन सा सिंपल सिनेरियो? दिस इज नॉट सिंपल एट ऑल। नाइस। सबसे पहला सवाल आपके जहन में क्या आएगा कि ये बॉल यहां क्यों आई, एग्जैक्टली। कैसे आई? कैसे आई, कैसे आई? ये पिंक कलर की ही क्यों है, कोई ये तो शायद नहीं आएगा, बट या और कलर भी हो सकता था। ये इसी शेप में क्यों है, कोई और शेप भी हो सकता था। नेचुरली आप इस तरफ पहुंचेंगे कि कोई ना कोई है जिसने इन स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज के साथ इस बॉल को बनाया है और यहां पे रखा है। ऑब्वियसली अगर आइसोलेटेड आइलैंड जहां पर आज तक कोई भी नहीं गया, वहां पर एक मैन मेड ऑब्जेक्ट हमें दिखेगा, तो हम ये सोचेंगे ही ना कि इसे किसने रखा है। ऑब्वियस है यार। चूंकि आप जानते हैं कि ये जो बॉल है इसका एग्जिस्ट करना जरूरी नहीं है, ये एग्जिस्ट कर भी सकती थी, नहीं भी कर सकती थी, और एग्जिस्ट करना ही था तो किसी और फॉर्म में करती, किसी और कलर में करती। अब आप इस बॉल को एक्सपैंड करते चले जाएं, एक्सपैंड करते चले जाएं, एक्सपैंड करते चले जाएं, यहां तक कि ये बॉल यूनिवर्स के साइज की हो जाए। बताइए कि क्या साइज के बढ़ जाने से सवाल बदल जाएगा? हरगिज नहीं बदलेगा, अभी भी सवाल रहेगा ये यूनिवर्स कहां से आया। गजब। तो इनके सिंपल सिनेरियो में आइसोलेटेड आइलैंड पर पिंक बॉल रखी हुई है, ये इनका सिंपल सिनेरियो। मैं बताता हूं सिंपल सिनेरियो क्या होता है। एक नदी के पास जाएं, वहां पे आपको ढेरों पत्थर मिल जाएंगे अलग अलग शेप्स के। ये होता है सिंपल सिनेरियो। क्या वहां पे आप एक एक पत्थर को देखकर पूछेंगे कि ये इसी साइज का क्यों है, ये यहीं पर क्यों पड़ा हुआ है, इस पर पानी के इतने छींटे ही क्यों पड़े हुए हैं? नहीं पूछेंगे। इनके आइलैंड पर भी आपको रेत के करोड़ों अरबों कण मिल जाएंगे। क्या आप एक एक कण को पकड़कर पूछेंगे कि ये कण यहीं पर क्यों है? और इन्हीं के लॉजिक के अकॉर्डिंग अगर आप एक छोटे से पत्थर से नहीं पूछोगे, तो उसको थोड़ा और बड़ा कर दो, उसको थोड़ा और बड़ा कर दो, उसको थोड़ा और बड़ा कर दो, और वो यूनिवर्स के साइज का हो जाएगा। तो भी आप उससे क्यों पूछोगे कि वो यूनिवर्स कैसे आया, जब आप एक छोटे से पत्थर से नहीं पूछ रहे हो? इन्हीं के लॉजिक के अकॉर्डिंग इट्स नॉट सेंसिबल एट ऑल। पर इन्होंने जान करके एक मैन मेड ऑब्जेक्ट लिया है, एक पिंक बॉल ली है आइसोलेटेड आइलैंड पर। वहां तो ये प्रश्न उठेगा ही ना। अब इस माइक के लिए, इस बोतल के लिए, इस लैपटॉप के लिए, इन सब के लिए तो ये क्वेश्चन उठेगा ही, क्योंकि ये मैन मेड ऑब्जेक्ट है, ये ह्यूमन इंटेंशन से बने हैं।
पर आप एक बात बताइए, अगर आप यूनिवर्स के बारे में सोच रहे हैं तो आप मैन मेड ऑब्जेक्ट्स की सोचोगे या फिर नेचुरल चीजों की सोचोगे? जैसे कोई समुद्र है, नदी है, पहाड़ है, पत्थर है, और उन पर हम कभी भी नहीं सोचते। उन पर हम कभी भी नहीं सोचते कि ये किसके इंटेंशन से आए। हमें पता है कि पत्थर पड़ा है, वो नेचुरल प्रोसेसेस से आया है। पता नहीं ढेरों अरबों कारण रहे होंगे कि एक पत्थर वहां पर उस वक्त उस साइज का उसी पोजीशन पर पड़ा है। हम हर एक कारण का पता नहीं लगा सकते ऐसे पीछे जाके। पर इन्होंने जान करके सिर्फ एक मैन मेड ऑब्जेक्ट लिया ताकि ये सिद्ध कर सकें कि हम हमेशा एक इंटेंशन सोचते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के पीछे, पर वो सिर्फ मैन मेड ऑब्जेक्ट के पीछे ही सोचते हैं। और ये तो ऑब्वियस है कि यूनिवर्स एक मैन मेड ऑब्जेक्ट नहीं है, तो वहां पर इन्होंने इंटेंशन कैसे लगा दी किसी की? नाइस मैन, नाइस नाइस। इन स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज के साथ कहां से आया? कहाँ से आया पत्थर? कहाँ से आया नदी के पास पत्थर? कहाँ से आया? नहीं सोचता कोई भी। पता है एक प्रोसेस है, चल रहा है। हम नहीं पता लगा सकते उसके अरबों कारणों को, नहीं पता लगा सकते। क्यों आया? किसने बनाया? ये पत्थर कौन लाया, किसने बनाया है? सवाल उस वक्त भी वैलिड रहेगा। नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। यूनिवर्स मैनमेड नहीं है भाई, यूनिवर्स मैनमेड नहीं है। क्या कर रहे हो? लेकिन ये सवाल अगर हम जनाब जावेद अख्तर साहब से करें तो चूंकि इनका वर्ल्ड व्यू एथिस्टिक है, और सिर्फ इनका नहीं, मतलब जितने भी एथिस्ट हैं और एथिस्टिक वर्ल्ड व्यू को रखने वाले से अगर आप ये सवाल करें कि ये यूनिवर्स कहां से आया। एक तो ये क्या सवाल है, ये यूनिवर्स कहाँ से आया? अब मैं ये पूछूं ये कमरे में कमरा कहाँ से आया? कोई सेंस बनेगी इस बात की? नहीं बनेगी, क्योंकि इस कमरे में कमरे के अलावा कुछ है ही नहीं। तो जब आप ये पूछ रहे हो कि यूनिवर्स कहाँ से आया, तो आप सोच रहे हो कि यूनिवर्स से पहले भी कोई और बड़ी जगह थी जहां से यूनिवर्स निकल कर आया है। आप एक नॉर्मल चीजों के लॉजिक यूनिवर्स पे नहीं लगा सकते। और ये जावेद अख्तर साहब ने कहा भी है कि आप ये मान लीजिए कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके आंसर्स हमें नहीं भी पता हो सकते। जरूरी नहीं है कि हम अपनी मोटी बुद्धि को हर चीज में लगा दें। जो बुद्धि हमें इन सब चीजों के बारे में जानने को मदद करती है, वो आप यूनिवर्स पे नहीं लगा सकते। इट्स ऑब्वियस। तो इनका जवाब या तो आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस होगा या डॉगमेटिक होगा। या तो ये कहेंगे कि मुझे नहीं पता कि ये कहां से आया, लिहाजा गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। ये तुम्हें भी नहीं पता कहां से आया, इसलिए गॉड डजंट एग्जिस्ट। तुम्हें कहाँ पता है कहां से आया? हद है। आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस है। नॉट माई इग्नोरेंस, यूर इग्नोरेंस। आई नो दैट यू डू नॉट नो। ऑब्वियस। या ये कहेंगे कि ये यूनिवर्स खुद ब खुद बन गया। इसका मतलब ये है कि मुझे नहीं पता भाई कैसे बन गया। ऑब्वियसली मुझे नहीं पता कैसे बन गए। साइंटिफिक कुछ फाइंडिंग्स है, कुछ डेफिनेशंस है, बट मुझे मुझे नहीं समझ में आई। पर इन्हें भी कहाँ पता है, इन्हें भी कहाँ पता है कैसे आया, कहाँ से आया? आप हर क्वेश्चन यूनिवर्स के बिगिनिंग पे नहीं लगा सकते जैसे आप हर चीजों पे लगा देते हो। और आस्तिकों को भी ये बात पता है कि हर क्वेश्चन हर जगह नहीं लगा सकते। ये भगवान पर नहीं लगाते कि कहाँ से आया, कैसे आया, वहां पर ये क्वेश्चन नहीं लगा सकते, क्योंकि इन्हें भी पता है कि आखिरी में जाके आपको रुकना पड़ेगा। पर ये यूनिवर्स पे नहीं रुकते, ये जान करके भगवान पर रुकते हैं, एक अल्टीमेट क्रिएटर पर रुकते हैं। नाइस नाइस। बस ये मानने को तैयार नहीं है कि हमें नहीं पता कैसे आया, बस और बस, बस और बस ये मानने को तैयार नहीं है। इस क्रिएशनिस्ट आर्गुमेंट के पीछे सिर्फ और सिर्फ यही तर्क। उस बॉल को भी खुद ब खुद बन जाना चाहिए, लेकिन बॉल नहीं बन सकती, बॉल मैनमेड ऑब्जेक्ट है भाई। बॉल के ताल्लुक से ये एक्सप्लेनेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी कि ये खुद नहीं की जाएगी, ऑब्वियसली। ब खुद बन गई, लेकिन यूनिवर्स के ताल्लुक से कर दिया जाएगा, क्योंकि यूनिवर्स मैनमेड नहीं है। इसे हम दूसरे अल्फाज में डॉगमा भी कह सकते हैं। अल्फाज वो तो अच्छी लगती है यार। दूसरी चीज, हमारे जावेद अख्तर साहब जरूर गॉड ऑफ गैप्स की मिसाल भी जरूर देंगे। या गॉड ऑफ गैप्स, गॉड ऑफ गैप्स भी नहीं, गैप्स में ही है गॉड।
और कहीं हो ही नहीं सकता। और मिसाल देंगे कि पहले ज़माने में बिजलियां कड़कती थी तो लोगों ने किसी एक खुदा की तरफ, और बारिश होती थी तो दूसरे खुदा की तरफ मंसूब कर दिया, उनके पास दलील नहीं थी। ऑब्वियसली पहले नहीं, ये अभी भी करते हैं, अभी भी करते हैं। अभी भी अगर धूप के साथ साथ बारिश निकल आए तो हमारे यहाँ कह देते हैं कि भूत भूत नहीं नाच रहे हैं। अभी भी करते हैं। अभी भी कई सारे लोग हैं जो सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण पे कह देते हैं कि राहु और केतु ने खा लिया। अभी भी है भाई, अभी भी है। नाइस। यह हमारा वर्ल्ड व्यू है ही नहीं। हमारा वर्ल्ड व्यू है ही नहीं। किसका है? किसका है? एथिस्ट का है। यह हमारा वर्ल्ड व्यू है ही नहीं, क्योंकि नेचुरल फिनोमेना के प्रोसेस की इंटरप्रिटेशन को जान लेने से यह कहां से साबित हो गया कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करता है। इस पर क्यों नहीं हो गया? किसी भी नेचुरल फिनोमिना की इंटरप्रिटेशन के पीछे ही तो बैठा था तुम्हारा गॉड। बारिश हो रही थी तो कह रहे थे गॉड बारिश कर रहा है, पर हमने उसकी इंटरप्रिटेशन देख ली, हम बादल के ऊपर चले गए, हमें कोई गॉड नहीं मिला। तो अब इन्होंने अपना गॉड बिठा के बादल से उठा के सूरज पर रख दिया कि चलो सूर्य ग्रहण गॉड कर रहा है, अब बोलो। हमने अब वो भी देख लिया, उसकी भी इंटरप्रिटेशन मिल गई, तो वहां भी इनका गॉड नहीं बचा। तो अब ये अपने गॉड को उठा के बिग बैंग की स्टार्टिंग में रख रहे हैं कि वहां है हमारा गॉड, अब हटा के दिखाओ। उस साइंस ने वैसे हटा दिया है पर हटा भी देगा। अब पता नहीं अपने गॉड को कहाँ पे लेके जाएंगे। तो नेचुरल फिनोमेना की इंटरप्रिटेशन में गॉड डिसअप्रूव इसलिए हो जाता है क्योंकि तुम्हारा गॉड बैठा भी वहीं पे है, क्योंकि तुम ही कहते हो गॉड कर रहा है। और अगर उसकी इंटरप्रिटेशन में कहीं गॉड नहीं आ रहा तो तुम्हारा गॉड नहीं मिला, गायब। सो मैं इंशाल्लाह अभी आगे बात करूंगा। आप हजरात ये भी देखेंगे, और मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि हमारे रिस्पेक्टेड जनाब जावेद अख्तर साहब जरूर इमोशनल आर्ग्यूमेंट्स भी देंगे, जो कि इमोशनल आर्ग्यूमेंट, एथिस्ट इमोशनल आर्ग्यूमेंट देंगे। क्या चल रहा है भाई, क्या चल रहा है? एक लॉजिकल फेलेसी है जब बात आती है ट्रुथ को डिसाइड करने में। सही बात है। ये तो हमारा पॉइंट होना था ना। ये तो एथिस्ट का पॉइंट होना था। ये कैसे चेप गए? हद है। क्यों? हद है। मिसाल के तौर पर वो कहेंगे कि अगर गॉड है तो इविल क्यों एग्जिस्ट करता है? यस, गॉड है, सुपर पावरफुल है, मोरल है, सब कुछ कर सकता है, तो एविल एग्जिस्ट क्यों करता है? सही बात है। सही सही बात है। जबकि मैं कहता हूं इविल का एग्जिस्ट करना गॉड के एग्जिस्ट करने की दलील है, उसके खिलाफ नहीं है। एविल का एग्जिस्ट करना गॉड के एग्जिस्ट की अपील है। कैसे? गॉड को एविल तो नहीं कह रहे तुम, गॉड को एविल तो नहीं कह रहे कि हैं। अगर गॉड है तो हम सब उसके सामने अकाउंटेबल हैं, और अगर गॉड है तो हम सब उसके सामने अकाउंटेबल हैं। हाउ? ये कैसा डेफिनेटिव आर्गुमेंट है? अगर मैं हूं तो ये बोतल मेरे सामने अकाउंटेबल है। भाई अगर मैंने कोई खेत पे अगर फसल उगाई है तो फसल मेरे सामने अकाउंटेबल है क्योंकि मैं उसका क्रिएशनिस्ट हूँ। हाउ? फसल चाहे तो बर्बाद हो सकती है, फसल की मेरे लिए कोई जिम्मेवारी नहीं है। हम किसी के सामने अकाउंटेबल नहीं है, किसी के सामने भी नहीं। और ये पता नहीं किस लॉजिक से चल रहे हैं, ये इन्होंने कैसी चेन बनाई है, आई आई डोंट नो। गॉड है तो हम उनके सामने अकाउंटेबल होंगे ही, ये पता नहीं कहाँ से लॉजिक उठाया इन्होंने। अगर हम अकाउंटेबल हैं तो अकाउंटेबिलिटी के लिए इविल का मौजूद होना जरूरी है, उसके बगैर अकाउंटेबिलिटी के लिए एविल का होना जरूरी है, जिम्मेवारी साबित करने के लिए बुराई का होना जरूरी है। हाँ, मुझे नहीं पता भाई, मैं इसको फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ, मैं इस आर्गुमेंट को फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ। अगर आप फॉलो कर पा रहे हैं तो बताइए कैसे कैसे ये इन आर्गुमेंट्स को दे रहे हैं। आई डोंट नो। हम अकाउंटेबल नहीं हो सकते। और अगर हम नहीं है, अकाउंटेबल है भी नहीं। अकाउंटेबल नहीं हैं तो हम जनाब जावेद अख्तर साहब से पूछेंगे नहीं है, अकाउंटेबल नहीं है ऑब्वियसली। कि आप बताएं कि फिर सफरिंग इस दुनिया में क्यों है? अगर सफरिंग इस दुनिया में क्यों है? कैसे है ये मैं बता सकता हूँ, कैसे है ये मैं बता सकता हूँ।
अब अगर मान लो मैंने चूटी भरी, तो इससे मेरे दिमाग पर सिग्नल गया, और दिमाग इवोल्यूशनरी प्रोसेस से इस तरह से डिजाइन हुआ है कि उसे इस दर्द की फीलिंग नेगेटिव होगी, और इस नेगेटिव फीलिंग को हम सफरिंग कहते हैं। और ये नेगेटिव फीलिंग भी पॉजिटिव है, ये भी हमें मदद करती है इवोल्यूशन में। जिन्हें सफरिंग नहीं हुई, जिन्हें पेन नहीं हुआ, वो एग्जिस्ट नहीं कर सके। तो सफरिंग भी पॉजिटिव है एक तरह से। पर ये तो आर्ग्यूमेंट हुआ कि सफरिंग कैसे है, वो सब दिया जा सकता है। पर इनका आर्ग्यूमेंट है कि सफरिंग क्यों है। अब क्यों, क्यों का क्वेश्चन कहां से आया? क्यों के क्वेश्चन के ऊपर तो, क्यों का क्वेश्चन तो तभी हो सकता है जब एक सुपर नेचुरल गॉड हो, जो सब कुछ देख रहा है, जो सब कुछ कर रहा है, और जो इंसाफ करता है हमेशा। उसी से हम पूछ सकते हैं कि सफरिंग क्यों है। तो मतलब इनकी खुद की अजप्शन के अकॉर्डिंग एक गॉड है, गॉड है तो क्यों का क्वेश्चन भी बन जाएगा, और क्यों का क्वेश्चन बन गया तो एक ऐसे इंसान से ये पूछ रहे हैं जो ईश्वर को मानता ही नहीं। हद है। खुद की अजप्शन से क्वेश्चन आया है, और वो क्वेश्चन इन्होंने दूसरे पर थोप दिया जो उस अजप्शन को मानता ही नहीं है। हद है, हद है। ये कुछ कुछ वैसा है जैसा अगर कोई बच्चा मान लो डोरेमोन का कार्टून देखता है, और उसमें एनीवेयर डोर है, तो अब बच्चा ये पूछ रहा है किसी से, किसी मैच्योर्ड पर्सन से, कि बताओ एनीवेयर डोर कहाँ से आया। उसको क्या कहेंगे कि भाई तेरी एनीवेयर डोर की जो अभी जो तेरा क्वेश्चन है, वो भी तेरा डोरेमोन की अजप्शन से आ रहा है, और डोरेमोन ही असली में नहीं है, डोरेमोन को नहीं मानते, तो हम तेरे क्वेश्चन का आंसर क्या देंगे? तो इस क्यों के क्वेश्चन का आंसर कोई कैसे दे सकता है जो गॉड को मानता ही नहीं? सफरिंग क्यों है? आई डोंट नो। अगर खुदा नहीं है तो सफरिंग क्यों है? और क्यों का क्वेश्चन ही तब है जब खुदा है, नहीं तो क्यों का क्वेश्चन ही नहीं है। नाइस। उन लोगों के जज्बे का क्या जिनके अंदर सफरिंग के बाद इंतकाम लेने का जज्बा पाया जाता है, और उन लोगों के जज्बे का क्या जिन पे सफरिंग के बाद इंतकाम लेने का जज्बा पाया जाता है। इंतकाम का मतलब बदला। मुफ्ती साहब, ऐसी सोच आतंकवाद को जन्म देती है। सफरिंग के बाद इंतकाम लेने का जज्बा ही आतंकवाद है। और अगर आप इस जज्बे की बात कर रहे हैं तो भाड़ में जाए उनका जज्बा। उनका जज्बा गया बेकार, नहीं मिलेगा उनको जज्बे का कुछ। पर फिर भी मैं आपको बेनिफिट ऑफ द डाउट दे देता हूं। मैं मान लेता हूं कि आपने गलत अल्फाज यूज कर लिए हैं, आपका मतलब इंतकाम से नहीं था, आपका मतलब था जस्टिस से, कि सफरिंग के बाद जस्टिस लेने का जज्बा कुछ लोगों में होता है, और उन्हें हम आतंकवादी नहीं, फिर उन्हें हम क्रांतिकारी कहेंगे। और ऐसे लोगों को अपने जज्बे के लिए कुछ चाहिए नहीं होता, वो बलिदान देते हैं। मैं भगत सिंह की इसलिए इज्जत करता हूं क्योंकि उन्हें पता था कि उनका सेक्रीफाइस रियल सेक्रीफाइस है। उनको पता था कि उनके मरने के बाद उनको कोई आफ्टर लाइफ में कोई प्लेजर नहीं मिलने वाला, या फिर कोई रीइंकारनेशन नहीं होने वाला उनका। उनको सब पता था कि एक बार फांसी के फंदे से टंगे तो उनका जिंदगी खत्म। वो ही रियल सेक्रीफाइस है। तो जो सेक्रीफाइस करते हैं वो अपने जज्बे के लिए कुछ मांगते नहीं हैं, और वो जिस चीज के लिए सेक्रीफाइस करते हैं, वो जिस मानवता के लिए सेक्रीफाइस करते हैं, उन्हें उनके सेक्रीफाइस से बहुत कुछ मिलता भी है। उनका सेक्रीफाइस बेकार भी नहीं जाता। तो मुझे नहीं पता कि आप किस जज्बे की बात कर रहे हैं जो बेकार चला जाता है। आई डोंट नो। वो इस दुनिया से ऐसे ही चले गए? क्या उनकी सारी ऐसे ही चले गए? अगर आप क्रांतिकारी की बात कर रहे हैं तो नहीं, ऐसे ही नहीं गए। भगत सिंह का जो बलिदान है वो आज भी लोगों को गूज़बम्प्स दे देता है। ऐसे ही नहीं गए। तकलीफें बेकार चली जाएंगी? अब आ जाएं उसी एग्जाम्पल की तरफ कि बॉल मुझसे अगर कोई पूछे, ये बॉल पर फिर से आ गए यार। वो बॉल मैन मेड हो गया। इस बॉल को किसने बनाया, और या इस बॉल को किसने बनाया? इंसान ने बनाया। और अभी तो आप ही बना रहे हो, कोई इंसान भी आप ही बना रहे हो बॉल को। हाथ है। एक्सपेंडेड बॉल को किसने बनाया? मैं एक्सपेंडेड पत्थर को किसने बनाया? बॉल नहीं, पत्थर। एक्सपेंडेड पत्थर को किसने बनाया? हमें नहीं पता किसने बनाया। कहूंगा कि चूंकि ये यूनिवर्स और इस यूनिवर्स की तमाम चीजें कॉन्टिंजेंट हैं, अब ये जाएंगे डीप, एटलीस्ट कोशिश करेंगे जाने की, जा तो नहीं पाएंगे।
तो अगर किसी को भी अपने ब्रेन सेल्स बचाने हैं तो वो इस डिस्कशन से जा सकता है, और अगर किसी को बने रहना है, योर चॉइस। या लेट्स सी। कॉन्टिंजेंट होने का मतलब यूं कि ये यूनिवर्स और इस यूनिवर्स की तमाम चीजें कॉन्टिंजेंट हैं। कॉन्टिंजेंट होने का मतलब ये होता है कि जो अपने एग्जिस्टेंस पे किसी के ऊपर डिपेंड करती हो। तो जाहिर है ये यूनिवर्स कॉन्टिंजेंट है, और अगर कोई चीज कॉन्टिंजेंट नहीं है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे दिखा दें कि कौन सी चीज यूनिवर्स में कॉन्टिंजेंट नहीं है। वंस तो ये कह रहे हैं कि हर चीज कंटिंजेंट है, हर चीज के पीछे कोई ना कोई कारण है। ऑब्वियसली अगर कोई भी चीज हो रही है, अगर आपकी छत से पानी भी गिर रहा है तो उसके पीछे भी ढेरों कारण होंगे, वो कंटिंजेंट है। हो सकता है उसमें सीमेंट बेकार क्वालिटी की यूज हुई हो, या फिर बारिश आ गई हो, तो हर एक चीज यहाँ पे कंटिंजेंट होती है। या नाइस। पर मेन बात ये है कि ये इस आर्गुमेंट को यूज कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने तो ये कहा था कि हम एम्फेरिकल ऑब्जर्वेशन को नहीं यूज करेंगे। इन्होंने स्टार्टिंग में कहा था ये कि हम कोई भी एम्फेरिकल ऑब्जर्वेशन को बेस नहीं ले सकते। इन्हें कैसे पता चला चीजें कंटिंजेंट है? इन्हें भी तो एम्फेरिकल ऑब्जर्वेशन से ही पता चला है, इन्हें नहीं तो कैसे पता चला? और ये ही ऑब्जर्वेशन ये अब यूनिवर्स पे लगा रहे हैं। ये वो ही गलती कर रहे हैं जो ये कह रहे थे कि एथिस्ट को नहीं करने। ये कह रहे थे आप एम्फेरिकल ऑब्जर्वेशन के बेस पर गॉड के तर्क नहीं दे सकते, और अब ये एम्फेरिकल ऑब्जर्वेशन के बेस पर ही अपने पूरे आर्गुमेंट को बना रहे हैं। नाइस नाइस। हम भी जरा गौर कर लें और हम भी देख लें। और जब कॉन्टिंजेंट चीजें मौजूद हैं तो फिलोसोफर्स की इस्तिलाह के मुताबिक, हम उस टर्मिनोलॉजी के मुताबिक हम उस जगह तक पहुंचते हैं और उस हस्ती तक पहुंचते हैं जिसे नेसेसरी बीइंग कहा जाता है, कि ये वो नेसेसरी बीइंग है जिसका मौजूद ना होना नामुमकिन हो। अब ये कह रहे हैं क्योंकि बोतल कंटिंजेंट है, क्योंकि लैपटॉप कंटिंजेंट है, क्योंकि हर चीजें कंटिंजेंट होती है, तो ये कह रहे हैं कि यूनिवर्स भी कंटिंजेंट होगा। ये अब फिर से वही गलती कर रहे हैं जो ये कह रहे थे कि हमें नहीं करनी है। इन्होंने क्या कहा था कि आप अगर अपनी एम्फेरिकल ऑब्जर्वेशन के बेस पर कोई भी चीज पे तर्क देंगे तो इसका मतलब ये है कि आप मेटल डिटेक्टर होके प्लास्टिक डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और यही गलती ये कर रहे हैं। अगर ये मेटल ये अभी क्या कर रहे हैं कि ये हमेशा से एक मेटल डिटेक्टर रहे हैं, और अब ये कह रहे हैं मेटल की प्रॉपर्टीज को देखकर कि मेटल में ये प्रॉपर्टी हमेशा होती है। मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंड्यूस करता है, तो ये कह रहे हैं प्लास्टिक भी करता ही होगा। हाउ? इन्होंने जो भी आज तक चीजें देखी है वो सारी ये कह रहे हैं कि कंटिंजेंट होती है, तो इन्होंने कह दिया यूनिवर्स भी कंटिंजेंट होगा। हाउ? जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि जो यूनिवर्स के अंदर आपको चीजें दिख रही है, आप भी यूनिवर्स का एक पार्ट है। तो जरूरी नहीं है कि जो प्रॉपर्टीज आपको यूनिवर्स के अंदर दिख रही है, यूनिवर्स की बिगिनिंग भी उन्हीं प्रॉपर्टीज से हुई हो। आप वही प्रॉपर्टीज यूनिवर्स पे नहीं लगा सकते, जैसे आप वही प्रॉपर्टीज प्लास्टिक पर नहीं लगा सकते। तो ये फिर से वही गलती कर रहे हैं जो इन्होंने कहा था कि नहीं करनी है। और फिर ये कह रहे हैं कि अगर यूनिवर्स कंटिंजेंट होगा तो कोई कारण होना चाहिए, और फिर ये कह रहे हैं कि अब ऐसे तो फिर चलते चले जाएंगे इनफाइनाइट, तो हम एक काम कर लेते हैं, हम बीच में एक बीइंग खड़ा कर लेते हैं, हम बीच में एक नेसेसरी बीइंग खड़ा कर लेते हैं जो कंटिंजेंट नहीं होगा। व्हाट? ये क्या था? ये क्या था? हद है। ये ये क्या आर्गुमेंट है? कि अगर ये मौजूद ना हो तो सारी चीजें एग्जिस्टेंस में आएंगी ही नहीं, और ये सारी कॉन्टिंजेंट चीजें उसी के ऊपर डिपेंड करती हैं। अब अगर आप ये सवाल, इन्होंने एक नेसेसरी बीइंग अज्यूम कर लिया है जो कंटिंजेंट नहीं है। कुछ भी, कुछ भी। करते हैं कि फिर उस हस्ती को किसने बनाया, फिर उसका कॉज क्या है, फिर उसका कॉज क्या है, फिर उसका कॉज क्या है, और ऑब्वियसली उसके बारे में भी वही सवाल पूछेंगे जो आपने अभी तक सारी प्रॉपर्टीज यूज की है, उसके बारे में भी वही प्रॉपर्टीज पे सवाल पूछेंगे, क्यों नहीं उठेंगे? एंडलेसली चले जाएं। इसे हम कहते हैं इन्फिनिट रीग्रेस ऑफ कॉजेस, जो कि लॉजिकल फैलेसी है।
लॉजिकल फैलेसी नहीं है। इन्फिनिट रिगरस ऑफ कॉजेज एक फिलोसॉफी है। फैलेसी और फिलोसॉफी में डिफरेंस होता है मुफ्ती साहब। और आप कह रहे हैं इन्फिनिट रिगरस ऑफ कॉजेज हो नहीं सकता क्योंकि मुझे इन चीजों में तो दिख नहीं रहा। इन्फिनिट पॉसिबिलिटी भी अब मुझे नहीं पता कैसे होगी या होगी नहीं होगी, बट आप उसको आउटराइटली रिजेक्ट नहीं कर सकते। जैसे आप कह रहे थे हम गॉड को रिजेक्ट नहीं कर सकते। कॉन्सेप्चुअली इंफिनिटी पॉसिबल है। मिसाल के तौर पे न्यूमेरिकल्स 1 2 3 गिनते चले जाएं, इंफिनिट नंबर्स हैं। मैं कॉन्सेप्चुअली बात नहीं कर रहा, प्रैक्टिकली रियलिटी में साबित करके दिखाएं कि इंफिनिट रिग्रेस ऑफ कॉजेस पॉसिबल हैं या नहीं। अगर पॉसिबल हैं तो हम मान लेंगे, मिसाल दे दें, और पॉसिबल नहीं है तो एक ही ऑप्शन बचता है जिसे हम कहते हैं नेसेसरी बीइंग। ऐसी नेसेसरी बीइंग जो तो ये कह रहे हैं एक ही ऑप्शन बचता है, नेसेसरी बीइंग। ये खुद एक गैप में गॉड को खड़ा कर रहे हैं। फिर ये कहेंगे कि हमारे गॉड को गॉड ऑफ द गैप्स मत कहो। ये खुद कह रहे हैं कि अब यहां पर हम अटक गए तो हम एक काम करते हैं, यहां पर हम गॉड को खड़ा कर लेते हैं। गॉड ऑफ गैप्स हो गया भाई, वही हो गया गॉड ऑफ गैप्स आपका। डिपेंडेंट है, क्योंकि अगर वो डिपेंडेंट हुई तो वो नेसेसरी नहीं रहेगी। ऐसी इंडिपेंडेंट बीइंग जो इटर्नल है, अगर वो इटर्नल नहीं होगी, उसकी बिगिनिंग होगी, तो वो खुद कॉन्टिंजेंट है। ऐसी बीइंग जो पावरफुल है, क्योंकि कॉन्टिंजेंट को एक्चुअलाइज करने के लिए पावर चाहिए। ऐसी इनका सारा का सारा तर्क ये है, एक नेसेसरी बीइंग है जिसने शुरू में एक कंटिंजेंट चीज को एक्चुअलाइज कर दिया है, एक बार ट्रिगर कर दिया है। उसके बाद तो ये खुद भी नहीं कह रही कि कंटिन्यू उस नेसेसरी बीइंग की अपनी क्रिएशन के साथ कोई भी रिलेशनशिप है। ये चीज तो ये खुद भी प्रूफ नहीं कर पा रहे। तो अगर मान लिया, इनके सारे आर्गुमेंट्स मान लिए, अगर नेसेसरी बीइंग को मैं मान भी लूं, था एक नेसेसरी बीइंग जो है इटर्नल, जो हमेशा से था, हमेशा रहेगा, तो भी क्या, तो भी क्या, उसने शुरू में एक चीज ट्रिगर कर दी और वो अभी तक चली आ रही है। आपने ये प्रूफ नहीं किया कि वो नेसेसरी बीइंग हमें अभी भी देख रही है। आप ये प्रूफ नहीं कर सकते। आप ये प्रूफ नहीं कर सकते कि उस नेसेसरी बीइंग का अभी हमारे वर्ल्ड पर कोई कंट्रोल भी है। आप ये प्रूफ नहीं कर सकते। अब ये तक प्रूफ नहीं कर सकते कि वो नेसेसरी बीइंग कॉन्शियस होगी। आप ये तक प्रूफ नहीं कर सकते। वो नेसेसरी बीइंग एक फिजिकल लॉ भी हो सकती है, एक मैथमेटिकल इक्वेशन भी हो सकती है। वो नेसेसरी बीइंग मोरल होगी। आप ये तो कभी प्रूफ नहीं कर सकते कि वो ह्यूमन के बनाए हुए मोरल लॉज पे फॉलो करेगी। आप कभी प्रूफ नहीं कर सकते। और मुझे ये बताइए कि कौन सा ऐसा आस्तिक है जो ऐसे नेसेसरी बीइंग की पूजा करेगा, ऐसे नेसेसरी बीइंग की प्रेयर करेगा, या ऐसे नेसेसरी बीइंग को मानेगा जिसके बारे में आप सोच तक सकते नहीं, जो मोरल है नहीं है पता नहीं, जो हमें देख रहा है नहीं देख रहा है पता नहीं, जिसकी हमारे यूनिवर्स के साथ बनाने के बाद कोई रिलेशनशिप है या नहीं भी है हमें ये भी नहीं पता। तो अगर आप जीत भी गए डिबेट में तो आप जीते क्या हो? आप किसे जीत रहे हो? आपको एक नेसेसरी बीइंग मिला है लास्ट में। और मुझे यही प्रॉब्लम लगती है थीस्ट के साथ। जो भी भगवान को मानने वाले हैं, जब प्रॉपर डिबेट आ जाए तो वो फिलोसॉफी के इतने अंदर चले जाते हैं कि जो एक्चुअल लोग गॉड को समझते हैं, मानते हैं, उसकी डेफिनेशन से ही दूर चले जाते हैं। मुझे बताओ कि कौन सा ऐसा आस्तिक है जो सुबह उठ के नेसेसरी बीइंग की पूजा कर रहा है? नहीं, नहीं, कोई नहीं कर रहा। पर फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट आप एक बार ले जाओगे, आप बिल्कुल फिलोसॉफी के एंड तक ले जाओगे, और एक बार आपका नेसेसरी बीइंग प्रूव हो गया तो फिर उसके बाद अपनी सारी किस्से कहानियां, सारे जो भी आपने ग्रंथ बना रखे हैं, जो भी आपके लॉज हैं, जो भी रिलीजियस, जो भी गाइडलाइंस है, सारी की सारी आप कह दोगे सही हो गई। वो सारी सही कैसे हो गई? अगर ये आपका नेसेसरी बीइंग मान भी ले तो भी एथिस्ट ही जीतेंगे। वो नेसेसरी बीइंग कहीं से भी रिलीजियस गॉड की तरह नहीं है, होगा ही नहीं। और आप कह रहे हैं वो पावरफुल होगा। कितनी पावर चाहिए? शुरू में कंटिंजेंट चीज को एक्चुअलाइज कर दिया, खत्म बात। बस इतनी पावर चाहिए। उसके बाद क्या? इससे वो गॉड बन गया। पता नहीं क्या चल रहा है। बीइंग जो इंटेलिजेंट है और नॉलेजेबल है, क्योंकि ये यूनिवर्स स्पेसिफिक फॉर्म और स्पेसिफिक लॉज ऑफ नेचर के तहत प्रिसाइजली चल रहा है। इन्होंने पूरे आर्गुमेंट में सिर्फ और सिर्फ ये किया है
जैसे अगर आप दूर अंधेरे में देखें, कुछ भी ना दिख रहा हो, आपको ये पता चल जाए कि किसी को नहीं दिख रहा, मुझे भी नहीं दिख रहा, साइंस को भी नहीं दिख रहा। साइंस को एक्चुअल में दिख रहा है पर इन्हें नहीं पता कि साइंस को दिख रहा है। तो अब ये क्या कर रहे हैं कि उस अंधेरे में अपने गॉड को खड़ा कर रहे हैं। जैसे एक बच्चा अंधेरे में भूत को खड़ा कर लेता है और फिर डरने लग जाता है। अब उस अंधेरे में, उस अननोन में, जहां पर साइंस इतनी कुछ बातें नहीं कर सकता, वहां पर ये अपने नेसेसरी बीइंग को खड़ा कर रहे हैं, अपने गॉड को खड़ा कर रहे हैं, और फिर उससे डरने लग जाते हैं। हाउ लॉजिकल इज दैट? थैंक यू। थैंक यू मुफ्ती साहब। मैं ग्रेट। फिर भी अच्छा है। ये मुझे देख के अच्छा लगा कि मुफ्ती साहब एक्चुअल में लॉजिकल डिस्कशन पर आए तो सही। क्योंकि मैंने अभी तक जितने भी डिस्कशन किसी से भी थीस्ट से की है, वो लॉजिक को मानते ही नहीं है। तो ये अच्छा है कि एटलीस्ट ऐसी डिबेट हुई है। और इस डिबेट के कमेंट सेक्शन में मुझे एक और अच्छी बात लगी कि इसमें सभी रिलीजियन के लोग एक साथ मिलकर लड़ रहे हैं। तो इंडिया को यही चीज़ तो चाहिए, तो होनी चाहिए, ऐसी डिबेट होनी चाहिए। थैंक्स लल्लन टॉप। थैंक यू। बाय।